सोनम वांगचुक हम्म। एक ऐसा नाम जो सुनते ही इनोवेशन, लद्दाख और हाँ, थ्री इडियट्स की याद दिलाता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो खबरें आ रही हैं, हम्म। जो विरोध प्रदर्शन हुए, हम्म। उसने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि क्या ये पूरी कहानी है? क्या वो बस एक नायक है या हम्म। फिर मतलब तस्वीर कुछ और है? हाँ, और यही सवाल आज हमारी बातचीत का फोकस है। हमारे पास एक खास सोर्स मटेरियल है, एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है सोनम वांगचुक, हीरो या पॉलिटिकल ऑपरेटर, और इसे प्रस्तुत किया है यूथ ऑफ इंडिया एट जेंजी ऑफ भारत ने। अच्छा। तो आज हम इसी सोर्स में जो जानकारी दी गई है, जो तर्क दिए गए हैं, उन्हीं की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, तो मतलब हमारा इरादा एकदम साफ है। हम्म। हमें इस सोर्स का विश्लेषण करना है। हम्म। ये देखना है कि ये सोर्स सोनम वांगचुक की कहानी को कैसे पेश करता है। उनकी इमेज, उनका काम, उनके प्रोटेस्ट्स, इन सब पर इस सोर्स का क्या कहना है। हम्म। और सबसे जरूरी बात, हम यहाँ सिर्फ सोर्स के नजरिए को सामने रख रहे हैं। हम्म। कोई अपना जजमेंट नहीं, कोई पक्षपात नहीं। एकदम सही कहा, ये किसी का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं है, बस सोर्स में जो दावे हैं, जो तर्क हैं, उन्हें समझने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसमें वांगचुक को शायद सबसे ज्यादा पहचान दिलाई, थ्री इडियट्स। हाँ, 2009 की वो जबरदस्त हिट फिल्म, ज्यादातर लोग तो उन्हें वहीं से जानते हैं। वो आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू, कहा गया कि भाई वो उनसे प्रेरित था। हाँ, और छवि क्या बनी? एक जीनियस, इनोवेटर, लद्दाख का मसीहा, कुछ इस तरह की। बिल्कुल। लेकिन ये सोर्स इसी कहानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोर्स का कहना है कि थ्री इडियट्स असल में चेतन भगत की किताब 5 पॉइंट समवन पर आधारित थी, हाँ, वो तो है। और वो किताब थी आईआईटी दिल्ली के अनुभवों पर। अच्छा, आईआईटी दिल्ली। पर जहां तक मुझे पता है, और शायद सोर्स भी यही कह रहा होगा, वांगचुक आईआईटी से पढ़े ही नहीं है। हाँ हाँ, सोर्स इसी बात पर जोर दे रहा है। उनके मुताबिक चेतन भगत की किताब में सोनम वांगचुक या उनके जैसा मतलब कोई किरदार था ही नहीं, जिक्र तक नहीं था। ओह, तो फिर फिल्म में उनका नाम जोड़ना या ये कहना कि किरदार उनसे प्रेरित था, सोर्स के अनुसार ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। तो क्या था फिर? कोई गलती हुई? या नहीं, गलती नहीं। सोर्स इसे साफ तौर पर केयरफुली प्लान्ड प्रोजेक्शन कह रहा है। मतलब एक सोची समझी योजना। सोची समझी योजना? हम्म। किस लिए? सोर्स का मानना है कि ये उन्हें नेशनल लेवल पर एक खास इमेज के साथ स्थापित करने की कोशिश थी। ये बस हो नहीं गया, बल्कि ये एक रणनीति थी, ऐसा इस विश्लेषण में तर्क दिया गया है। ये तो उस आम धारणा से बिल्कुल ही अलग बात हुई। अगर थ्री इडियट्स वाला कनेक्शन ही प्लान था, जैसा ये सोर्स दावा कर रहा है, तो फिर उनकी बाकी कहानी, उनके पृष्ठभूमि के बारे में ये सोर्स क्या कहता है? हाँ, सोर्स उनकी फैमिली और पॉलिटिकल जड़ों की तरफ भी इशारा करता है। इसमें यह बताया गया है कि सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल वो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे। मंत्री थे? हाँ। किस सरकार में? फारूक अब्दुल्ला की सरकार में। फारूक अब्दुल्ला सरकार। अच्छा। सोर्स इस कनेक्शन पर क्यों इतना जोर दे रहा है? कोई खास वजह? सोर्स इसे उस दौर से जोड़कर देखता है जब सोर्स के अनुसार कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी थी। ओह, सोर्स तो सीधे सीधे ये कहता है, ही वॉज बॉर्न इन पॉलिटिक्स, रेज्ड इन पॉलिटिक्स, मतलब उनका जन्म और परवरिश ही राजनीतिक माहौल में हुई। ये कहानी सिर्फ एक शिक्षाविद या इनोवेटर की नहीं है। सोर्स का तर्क ये है, यानी सोर्स उनकी शुरुआती जिंदगी को भी एक तरह से पॉलिटिकल लेंस से देख रहा है। उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने क्या किया, इस बारे में कुछ कहता है सोर्स। बिल्कुल। और यही सोर्स एक और मतलब दिलचस्प सवाल उठाता है। कहता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के फौरन बाद वांगचुक ने क्या शुरू किया? एनजीओज, कल्चरल मूवमेंट्स, मैगजीन निकालना, इस तरह के काम। अच्छा। तो सोर्स पूछता है, भाई कितने इंजीनियर अपना करियर ऐसे शुरू करते हैं? क्या ये वाकई साइंस और टेक्नोलॉजी का रास्ता था, या शुरू से ही एक तरह की राजनीतिक सक्रियता का? ये सोचने वाली बात तो है, कम से कम सोर्स के नजरिए से तो है ही। तो एक तरफ इंजीनियरिंग की डिग्री, दूसरी तरफ ये राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक सक्रियता। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे मशहूर काम पर, आइस स्तूप। हाँ, आइस स्तूप प्रोजेक्ट, पानी बचाने की वो अनोखी तकनीक, वो 2013 में सामने आया और उसकी काफी तारीफ भी हुई। बिल्कुल। सोर्स ये भी बताता है कि इससे पहले वो एक डेनिश एनजीओ के सलाहकार भी थे, लेकिन सोर्स साथ में ये भी याद दिलाता है कि थ्री इडियट्स तो 2009 में ही आ चुकी थी और उसने उन्हें कहीं पहले ही नेशनल पहचान दिला दी थी। हाँ, ये बात सही है। 2009 में पहचान मिली, 2013 में आइस स्तूप आया। लेकिन मुझे लगता है सोर्स उनकी सक्रियता में एक बड़े बदलाव की बात कर रहा है, शायद 2014 के बाद। ऐसा क्यों कह रहा है सोर्स? हाँ, सोर्स 2014 को एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखता है। ये वो साल था जब सेंटर में बीजेपी की सरकार आई। और सोर्स ये भी जोड़ता है कि इसी समय के आसपास आमिर खान, जो थ्री इडियट्स का चेहरा थे, उन्होंने कथित तौर पर वो बयान दिया था कि वो भारत में असहज महसूस कर रहे हैं। हाँ, वो बयान काफी चर्चा में था। तो सोर्स का दावा ये है कि इन घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक की जो सक्रियता थी, उसका अंदाज और उसकी दिशा वो बदलने लगी। मतलब किस तरह का बदलाव? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, विवादास्पद और सनसनीखेज शब्द का इस्तेमाल करता है, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल? अरे, ये तो बहुत ही गंभीर शब्द है।
सोर्सेस का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है? सोर्स का तर्क कुछ इस तरह का है, मतलब समझिए, जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था और सोर्स के मुताबिक कश्मीर खुद ही एक तरह से अस्थिरता का केंद्र बना हुआ था, तब तक वांगचुक या तो शांत रहे या उनकी सक्रियता का फोकस कुछ और था। अच्छा। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, शांति बहाली की कोशिशें तेज हुईं और केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए बड़ी बड़ी डेवलपमेंट स्कीम्स अनाउंस की, जैसे टूरिज्म बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नौकरियां लाना। ठीक उसी वक्त सोर्स के अनुसार वांगचुक अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। ओह, जैसे कोई सिग्नल मिला हो और वो एक्टिवेट हो गए हों। सोर्स का इशारा इस तरफ है। ये स्लीपर सेल वाली बात तो वाकई चौंकाने वाली है और ये सोर्स का एक बहुत ही मजबूत दावा लग रहा है। खैर, इस दावे के बाद अब उनके जो हाल के विरोध प्रदर्शन हुए हैं उन पर आते हैं। सोर्स इन प्रदर्शनों को कैसे देखता है, उसका विश्लेषण क्या है? सोर्स इन प्रदर्शनों को एक क्रम में देखता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरह, और वो इसे 3 फेज में बांटता है। 3 फेज? अच्छा, पहला फेज क्या था? पहला फेज शुरुआत हुई जब वांगचुक अकेले धरने पर बैठे लद्दाख के अधिकारों की मांग करने लगे। सोर्स कहता है कि मीडिया ने, खासकर सोशल मीडिया ने, इसे खूब उछाला। ये विश्लेषण लिखने वाला खुद कहता है कि शुरू में उसे भी लगा कि शायद मांगे सही हो, क्योंकि लद्दाख शांत इलाका माना जाता है, वहां से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। ठीक है। और दूसरा फेज? दूसरा फेज तब आया, सोर्स के अनुसार, जब वांगचुक ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और मांगे और तेजी से उठाई। और यहीं पर सोर्स एक बेहद संगीन आरोप लगाता है। क्या आरोप? सोर्स का दावा है कि वांगचुक ने कथित तौर पर यह धमकी दी कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो लद्दाख के लोग हथियार भी उठा सकते हैं और चीन का साथ देने पर भी मजबूर हो सकते हैं। क्या? चीन का साथ देने की धमकी? ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। क्या सोर्स इस पर और कुछ कहता है? कि किसी भी नेता ने कभी ऐसी बात नहीं कही। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। अविश्वसनीय। और सोर्स ये भी कहता है कि इतनी बड़ी धमकी के बावजूद सरकार ने काफी संयम दिखाया। इसके बाद तीसरा फेज क्या था सोर्स के हिसाब से? तीसरा फेज, जिसे सोर्स कहता है हिंसा का फेज, सोर्स का दावा है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे, जैसा कि बताया गया। इनमें लोगों की मौतें भी हुईं, सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। सोर्स का कहना है कि मीडिया ने शायद इसे थोड़ा नरम करके दिखाया हो, लेकिन जमीनी हकीकत हिंसा और टकराव की थी। इसे शांतिपूर्ण कहना सरासर गलत होगा, ऐसा सोर्स का मानना है। तो विरोध प्रदर्शन, फिर वो कथित धमकी और फिर हिंसा। सोर्स आगे क्या बताता है? क्या कोई सरकारी एक्शन हुआ इस पे? हाँ, सोर्स सरकारी कार्रवाई और उसके बाद हुई जांच का जिक्र करता है और कहता है कि जांच में कथित तौर पर 2 मुख्य बातें सामने आईं। क्या बातें? पहली कि वांगचुक से जुड़े जो एनजीओज हैं, उनके खातों में विदेशी फंड आया और इसके लिए जो जरूरी सरकारी मंजूरी होती है, FCRA क्लियरेंस, वो नहीं ली गई थी। बिना मंजूरी के विदेशी फंड? अच्छा, और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि जो भीड़ हिंसक हुई थी उसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल पाए गए थे। सोर्स का ये दावा है। विदेशी फंडिंग, बिना क्लियरेंस के और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी हिंसा में, ये सब सोर्स के दावे हैं। चलिए अब उन मांगों पर आते हैं जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा था। ये मांगे क्या थीं और सोर्स इन्हें कैसे देखता है? क्या वो इन्हें जायज मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इन मांगों का विश्लेषण काफी आलोचनात्मक तरीके से करता है और उन्हें अतार्किक, इलॉजिकल बताता है। पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, स्टेटहुड। इस पर सोर्स की क्या आपत्ति है? क्यों इलॉजिकल है ये? सोर्स कहता है कि देखिए, लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, और यहाँ की मुश्किल से 1% जमीन ही रहने लायक है, बाकी तो पूरा बर्फीला रेगिस्तान है। हाँ, ये तो है। तो इतने छोटे और इतनी कम आबादी वाले इलाके के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना सोर्स के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक है। ठीक है, और दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मांग थी लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल में शामिल करना। 6ठी अनुसूची? सोर्स इस पर क्या कहता है? ये किस लिए होती है असल में? सोर्स याद दिलाता है कि 6ठी अनुसूची खास तौर पर उन इलाकों के लिए है जहां या तो घने जंगल हो या बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती हो, ताकि उनकी जो खास संस्कृति है, उनके अधिकार है, उनकी रक्षा हो सके। अच्छा। सोर्स का तर्क है कि लद्दाख में न तो वैसे घने जंगल हैं और न ही उसकी आबादी को इस तरह से आदिवासी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये मांग लद्दाख के लिए अप्रासंगिक है, इररेलेवेंट है, ऐसा सोर्स का मानना है। तो सोर्स के हिसाब से ये मांग लद्दाख की जो असलियत है, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय, उससे मेल नहीं खाती। और कोई मांग थी? हाँ, तीसरी मांग थी लेह और कारगिल दोनों जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें। अभी पूरे लद्दाख की एक ही लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीटें। इस पर सोर्स का क्या कहना है? सोर्स कहता है कि भाई, लोकसभा सीटें जमीन के एरिया के हिसाब से नहीं बनती, वो आबादी के हिसाब से तय होती हैं, पॉपुलेशन के आधार पर। हाँ, सही बात है। और लेह जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व, वो तो भारत में सबसे कम में से एक है। तो 2 लोकसभा सीटों की मांग भी आबादी के गणित के हिसाब से फिट नहीं बैठती। ये सोर्स का विश्लेषण है। और चौथी मांग? चौथी मांग थी लद्दाख के लिए अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना, PSC। अपना PSC। इसमें सोर्स क्या कहता है? सोर्स इसे भी अव्यवहारिक बताता है। कहता है कि लद्दाख की आबादी इतनी कम है कि एक पूरा PSC चलाना, उसके खर्चे उठाना, ये सब मुश्किल होगा।
लेकिन सोर्स साथ में ये भी जोड़ता है कि अगर आपका मकसद ब्यूरोक्रेसी और नौकरियों पर अपना राजनीतिक कंट्रोल बनाना हो तो फिर पीएससी की मांग बिल्कुल समझ आती है। अच्छा, तो कुल मिलाकर सोर्स इन सभी मांगों को, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, 2 लोकसभा सीटें, पीएससी, एक तरह से खारिज कर रहा है। वो इन्हें क्या मानता है फिर? ये सिर्फ मांगे हैं या कुछ और? नहीं, सोर्स इन्हें सिर्फ मांगे नहीं मानता, वो इन्हें एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताता है, एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट? किस चीज का ब्लूप्रिंट? सोर्स के अनुसार ये लद्दाख में एक अलग ऑटोनॉमस पॉलिटिकल पावर सेंटर बनाने का ब्लूप्रिंट है, एक समानांतर सत्ता केंद्र बनाने की कोशिश। एक अलग राजनीतिक शक्ति केंद्र। सोर्स इसकी तुलना किसी चीज से करता है? हाँ, और यही सोर्स एक और बहुत विस्फोटक बात कहता है, वो इसे कश्मीर 2.0 बनाने की कोशिश बताता है। कश्मीर 2.0? हाँ, जैसा कश्मीर में अलगाववाद और अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिशें होती रहीं, वैसा ही कुछ लद्दाख में दोहराने की कोशिश। और सोर्स ये भी दावा करता है कि इस बार इस कथित खेल में चीन का नाम भी खुलकर इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि उस धमकी वाली बात से जाहिर हुआ था। कश्मीर 2.0 और चीन का जिक्र, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप हैं जो ये सोर्स लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन विरोध प्रदर्शनों को, इन मांगों को कहीं से राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा था क्या? हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर सोर्स ध्यान दिलाता है। सोर्स के अनुसार ये जो हाल के विरोध प्रदर्शन हुए, इनमें भारत की किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल, सोनम वांगचुक का खुलकर साथ नहीं दिया। सिर्फ एक पार्टी के। कौन सी पार्टी थी वो? आम आदमी पार्टी, एएपी। सोर्स का कहना है कि सिर्फ एएपी ही खुलकर वांगचुक के समर्थन में सामने आई। एएपी का समर्थन? सोर्स इस कनेक्शन को कैसे देखता है? क्या वो इसे बस एक सामान्य पॉलिटिकल सपोर्ट मान रहा है? नहीं, सोर्स इस जुड़ाव को ज्यादा गहरे मायने देता हुआ लगता है। वो एएपी के पिछले रिकॉर्ड की याद दिलाता है, खास तौर पर सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के समय की। सोर्स एएपी नेताओं पर दिल्ली दंगों से जुड़े आरोपों और सीएए के जबरदस्त विरोध का जिक्र करता है। सोर्स सीएए को कैसे डिफाइन करता है यहाँ, और उसे इस मुद्दे से कैसे जोड़ रहा है? सोर्स सीएए को साफ तौर पर बताता है कि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए था, जो सालों से भारत में रह रहे थे। हाँ। सोर्स सवाल उठाता है कि अगर ये सताए हुए अल्पसंख्यक भारत नहीं आते तो कहाँ जाते? फिर आप जैसी पार्टी ने ऐसे मानवीय कदम का विरोध क्यों किया? और अब वही ऐप सोनम वांगचुक की उन मांगों का समर्थन क्यों कर रही है जिन्हें सोर्स खुद अतार्किक और कश्मीर 2.0 का ब्लूप्रिंट बता रहा है? तो क्या सोर्स इन सवालों का कोई जवाब भी देता है? सीधे तौर पर नहीं। सोर्स सुनने वालों से कहता है कनेक्ट द डॉट्स, आप खुद इन अलग अलग घटनाओं को, इन अलग अलग स्टैंड्स को जोड़कर देखिए और समझिए कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या तस्वीर उभर रही है। तो ये सोर्स एक बहुत बड़ी, एक ग्रैंड नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सोनम वांगचुक की छवि निर्माण से शुरू करके उनकी पृष्ठभूमि, उनकी सक्रियता का समय, उनकी मांगें, उनके प्रदर्शन और फिर उनका राजनीतिक समर्थन, इन सबको एक ही धागे में पिरो रहा है। बिल्कुल। सोर्स का जो अंतिम निष्कर्ष है या कहिए जो थ्योरी वो प्रस्तुत कर रहा है, वो यही है कि सोनम वांगचुक, आमिर खान उनकी शुरुआती छवि बनाने में भूमिका के लिए और आम आदमी पार्टी उनके हालिया समर्थन के लिए, ये सब जाने अनजाने एक बड़ी कथित रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। और इस कथित रणनीति का मकसद क्या है सोर्स के अनुसार? सोर्स का मानना है कि मकसद है भारत में अशांति पैदा करना, खासकर लद्दाख जैसे सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में। भारत की इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना, उसे अस्थिर दिखाना और सबसे जरूरी, वहां जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसे रोकना या पटरी से उतारना। विकास के काम को रोकना? लेकिन क्यों? विकास से तो लद्दाख के लोगों का ही भला होगा ना। बिल्कुल, और यही सोर्स अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट देता है। उसका कहना है कि लद्दाख में बाहर से निवेश आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, नौकरियां मिलेंगी, तो इससे आम लद्दाखी की जिंदगी बेहतर होगी। जाहिर सी बात है आम। हाँ। लेकिन सोर्स कहता है ये विकास चीन को पसंद नहीं है, क्योंकि एक मजबूत और विकसित लद्दाख भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करेगा। अच्छा। और सोर्स का सीधा आरोप है कि यही विकास सोनम वांगचुक को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये उनके कथित राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ जाता है। तो ये थी सोनम वांगचुक पर उस सोर्स मटेरियल की पूरी पड़ताल जिसे यूथ ऑफ इंडिया एडजेंसी और भारत ने प्रस्तुत किया है। हमने देखा कि कैसे ये सोर्स उनकी 3 इडियट्स वाली हीरो इमेज को एक प्लान प्रोजेक्शन बता रहा है। हाँ, और उनके पिता सोनम वांग्याल के मंत्री पद और राजनीतिक बैकग्राउंड का हवाला देता है। हमने ये भी देखा कि कैसे ये विश्लेषण उनकी एक्टिविटी के टाइमिंग को आर्टिकल 370 हटने और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा से जोड़ता है और उसके लिए स्लीपर सेल जैसा शब्द इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, और उनके विरोध प्रदर्शनों को भी एक क्रम में दिखाया गया। शांतिपूर्ण शुरुआत, फिर कथित धमकी और फिर हिंसा। उनकी मांगों को स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, 2 लोकसभा सीटें पीएससी सोर्स ने इलॉजिकल बताया और इसे कश्मीर 2.0 बनाने का कथित ब्लूप्रिंट तक कह दिया। और आखिर में उनके पॉलिटिकल सपोर्ट, खासकर एएपी के साथ कनेक्शन और चीन के जिक्र को एक बड़ी भारत विरोधी कथित रणनीति के हिस्से के तौर पर पेश किया गया। हाँ। और ये सोर्स अपनी बात खत्म करते हुए सुनने वालों को सोचने के लिए कुछ सवाल छोड़ता है। वो कहता है कि इस पूरे मामले से ये समझने की जरूरत है कि कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। सही, और कैसे जो आपात रूप से शांत दिखने वाले एलिमेंट्स होते हैं,
या जिन्हें वो स्लीपर सेल कह रहा है, वो खास मौकों पर एक्टिवेट हो सकते हैं। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और कैसे जानबूझकर एक अराजकता का, एक केओस का माहौल बनाया जा सकता है। कैसे chaos इज मैन्युफैक्चर्ड। ये काफी गंभीर विचार है। सोर्स एक तरह से सुनने वालों पर ये जिम्मेदारी डाल रहा है कि जब वो कोई खबर देखें या सुने या किसी पब्लिक फिगर को समझें तो इन पहलुओं पर भी ध्यान दें। सिर्फ सतह पर जो दिख रहा है शायद वो पूरी कहानी ना हो। बिल्कुल। और एक बार फिर हम ये साफ कर दें कि आज की हमारी ये पूरी बातचीत यूथ ऑफ इंडिया एट जेन ज़ी ऑफ भारत द्वारा प्रस्तुत स्क्रिप्ट पर आधारित थी। हमने सिर्फ उसमें दिए गए तर्कों, दावों और विश्लेषण को आप तक पहुंचाया है। इसमें हमारी अपनी कोई राय शामिल नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। सोर्स ने अपनी पहचान बताई है और भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर भविष्य में और सामग्री लाने का वादा भी किया है। आज के लिए बस इतना ही।